हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले कि हम लोकल मेन्यू पर आएँ, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर है वो स्पेन के सयाहती इलाके जो रामब्लास में एक वैन जो है दहशत गर्दों ने वो पैदल अफराद टूरिस्ट के जो सयाहत हैं उनके ऊपर चढ़ा दिए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम से कम 13 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि 25 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्द और हमलावर जो हैं वो करीबी रेस्टोरेंट में घुस गए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है लोगों को यरगमाल भी बनाया हुआ है। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है और स्पेन की पुलिस ने इसको दहशतगर्द वाक़या करार दे दिया है। स्पेन के वज़ीर आज़म का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सारी मामलात को देख रहे हैं। उम्मीद है ये सीज विल ओवर वेरी सून, लेकिन एक तसलसल है जो गुज़िश्ता अगस्त से हम देख रहे हैं यूरोप में कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। पेरिस में भी हुए, उसके अलावा नीस में भी हुए, हैम्बर्ग में हुए, बर्लिन में हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब वापस आते हैं। सबसे पहले तो ये ख़बर है कि कल नैब रेफरेंस में जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनके साहबजादों हसन हुसैन और इसहाक डार से नैब की एक टीम पूछगछ करेगी जो नैब रावलपिंडी और नैब लाहौर के अफसरान पर मुश्तमिल है, जिसकी सरबराही नैब के डायरेक्टर रिजवान अहमद कर रहे हैं। पेश हो रहे हैं जी। अभी तक तो नैब टीम तो चली गई, अब वो पेश तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उनको समन जारी कर दिया। आसिफ किरबानी के हवाले से उन्होंने पहले ये कहा था मिला हमें यहाँ से पेश हो गए, बिल्कुल, लेकिन नोटिस मिला या ना मिला, कल बहरहाल कल उनको जो है तो टीम उनके पास जा रही है। जी नहीं, टीम उनके पास नहीं जा रही, नैब लाहौर ऑफिस में उनको पेश होना होगा। वो टीम तो होपफुली कहीं ना कहीं तो नोटिस नहीं करेंगे तो फ़ोन ही कर देंगे कि जी आ जाए, हम बैठे हुए हैं। साहब को भी बता दें। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी अहम पेशरफ जो आज हुई है वो नैब ने ये कहा है कि वो हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस नहीं खोल रहा। अब हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस वाहिद वो रेफरेंस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम भी है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं, और ये जो बुनियाद थी इस रेफरेंस की वो डायरेक्टली लिंक करती है उन लंदन फ्लैट से जो पैनामा पेपर्स में मेंशन किए गए हैं। इस रेफरेंस की बुनियाद भी जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं उनका एक एतराफ़ी बयान जो उन्होंने नैब के सामने दिया कि हाँ जी ये पैसे यहाँ से गए और वहाँ से प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, जिसको बाद में उन्होंने कहा कि ये बयान मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया है, मुझ पर प्रेशर डाल करके लेके लिया गया। अच्छा, नैब ने ये प्ली ली है कि इसके नतीजे में जो उन्हें रिलीफ मिला इसहाक डार को वो भी ज़बरदस्ती दिया गया इस इतराफ़ी बयान के नतीजे में। अच्छा, नैब ने एक इंटरेस्टिंग प्ली ली है, इसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से किया गया फ़ैसला कलअदम नहीं करती तब तक रेफरेंस नहीं खोला जा सकता। पैनामा फ़ैसले में भी हुदैबिया केस खोलने की वाज़ेह हिदायत मौजूद नहीं है, ये नैब का कहना है। और अब देखें कि उसमें इस सारी नैब का कहना पता नहीं सही है या नहीं, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ना कि 4 रेफरेंसेस खोले बनाए जाएं, बल्कि अदालत में पेश किए जाएं, वो रेफरेंसेस जो JIT का मवाद है बिल्कुल उसकी बुनियाद पे बनाया जाए। अब JIT ने जिस हद तक इसको हुदैबिया को डील किया होगा उस हद तक उसमें आ जाए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो खोलने से इनकार कर दिया ना, उन्होंने कहा कि हम हुदैबिया खोल ही नहीं सकते, तो उन्होंने भी फुर्तियाँ दिखानी है ना सर। हुदैबिया बंद हो गया होगा ना बहुत साल पहले। नहीं, वो तो हो गया था सर, वो यही तो थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब ये बंद हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ठीक है बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा नैब को जो केसेस भेजे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब ये वाहिद रेफरेंस हैं जिसके अंदर उनका नाम आता था कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे जो है जिसका, तो ये भी बड़ी एक कंस्पिरेसी थ्योरी पकने वाली है इस पे तो यार। हाँ बिल्कुल पकेगी और लोग बात भी करेंगे अच्छा जी जनाब शहबाज शरीफ साहब इसका मतलब बच गए हैं, डील हो गई है, वो तो सारा। अब इस सारी सूरत हाल में एक इंटरव्यू भी दिया नवाज शरीफ साहब ने आज BBC उर्दू। जी हाँ, वो कहा जा रहा है कि माजूल तो खैर नहीं, कोई और मुनासिब लफ्ज़, बहरहाल साबिक़ वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो है वो इक़्तिदार से अलहदगी के बाद इक़्तिदार से अलहदा हुए ना, ये तो कर दिए गए, खुला या तलाक कह दें इसे, मतलब अलहदगी तो चले ये सेगमेंट ये उलझा लेते हैं कि ये क्या है, बाकी बातें हम कल करते हैं। तो सर आपको मैं सादा कहा था वो बता देंगे क्या। अच्छा
अच्छा, तो ये जो इंटरव्यू दिया इन्होंने BBC के शफी नकी जामई को, मैं ये समझ रहा था कि इसमें कोई GT रोड से हट के बात करेंगे, लेकिन इन्होंने GT रोड को रायवन के ड्राइंग रूम में दोहरा दिया मोटा मोटा। मैं अब आपको जुमले में मुख्तसर समरी दे देता हूँ, उसमें बताइए कोई नई बात अगर हो तो आगे बात करेंगे उस पर। आमरीत ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। आमिर 10-10 साल इस मुल्क पे रहे, आधी इस मुल्क की ज़िंदगी आमिरों के तहत गुजरी। 18 वज़राए आज़म की अगर औसत मुद्दत आप निकाल लें तो 1.5 साल फ़ीकस बनती है, तो उसमें ये वज़राए आज़म क्या कर लेते। 70 साल तक वोट का तक़द्दुस पामाल किया गया, और अब मेरी जद्दोजहद जो है वो ये है कि वोट का तक़द्दुस जो है वो बहाल हो। रिस्पेक्ट माय वोट। सारा गुस्सा जो है वो ये है कि नवाज शरीफ 2013 में कैसे बरसर इक़्तिदार आ गया। मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, अलबत्ता NRO के तहत चार्टर की खिलाफ वर्जी किसी ने की थी। वो कौन था? किसी हर जर्नल से इख्तलाफ नहीं रहा, कहीं से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। एक सवाल शफ़ी जो हैं वो हर वक्त करते रहे, और मैं उनके बेबस चेहरे को देखता रहा, मुझे पता था इसका जवाब तो मिलना नहीं है। साजिश किसने की आपके खिलाफ? मियाँ साहब ज़रा, अब मियाँ साहब ज़ाहिर है कि वो पिंग पोंग के तो बादशाह है ना, तो उन्होंने कोई डिफ्लेक्ट करते रहे वो गेंद को ना, कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। कभी क्या कहा? कुछ नहीं, मतलब वही जो GT रोड पे आप साजिश के बारे में सुन रहे, वक्त आने पर बताऊंगा। लुबे लुबाब उसका ये है। एक था कि जी इदारों के टकराव के बारे में उन्होंने सवाल किया शफी ने, तो उन्होंने कहा जी इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन अकेले मुझ पे तो जिम्मेदारी नहीं है। बात तो मैं ये कह रहा था, और इसी चीज़ को BBC उर्दू ने हेडलाइन भी बनाया, फिर अपनी जूसी सी हेडलाइन बनती कुछ ना कुछ। हाँ, मतलब वो जो, तो इसका क्या मकसद है? मुझे इसमें दो नई चीजें मेरे थे ना रहना है, मुझे इसमें दो नई चीजें नजर आई मीन एज कंपेयर टू GT रोड। ओके, ठीक है। एक तो ये कि जी ऐसा नहीं है कि मेरे हर एक आर्मी चीफ के साथ इख्तिलाफ रहा है, कुछ जर्नल थे और कुछ लोग थे जिनके साथ, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही बात की है। चले मुझे बताइए रुक जाए मैं तो नवाज कौन था? मैं क्या बताऊं, मुझे बताएं। नहीं रुक जाए। नवाज शरीफ का ये जो बयान है कि जी मेरे कुछ जर्नलों से, वो जर्नल डेफिनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे। जो भी ठीक है, फेयर इनफ। मतलब ये बात कम से कम GT रोड पर हमने देखो, मैं गिनवा देता हूँ ना, दूसरी मैं गिनवा देता हूँ ना। जनरल वहीद काकड़, ठीक है, आसिफ नवाज, ठीक है, वो दोनों से उनके गड़बड़ेशन रही, और फिर बाद में जहांगीर करामत को उन्होंने बाहर किया, बल्कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो किया। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, मुशर्रफ साहब ने इनको निकाल के फेंक दिया। तो उसके बाद जो है फिर कियानी साहब आ गए। कियानी साहब का तो वो क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब से उनका मेमो पे चलता रहा। उसके बाद जब यहाँ आए राहिल शरीफ साहब, इन्होंने ख़ुद चूज़ किया उनको और कहा ये जा रहा था कि ये बिल्कुल मतलब सही वाले हैं लेकिन उनसे भी फिर इनकी ठन गई, और फिर जो है अपने बात करने का मकसद अगर हम देखें तो क्योंकि पूरे GT रोड में काफ़ी एक ओपन एंडेड किस्म की बात थी ना कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और जाहिर है जब लोग अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि जी कौन साजिश कर रहे हैं, तो कहते हैं जी पहले तो मतलब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ इनकी नज़र थी, वो भी बैलेंस की तरफ कि जी मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ लेकिन मैं डिसएग्री करता हूँ। मतलब पांच जजों ने एक मिनट में मुझे फारिग कर दिया। लोग कहते हैं कि यार देखें अब सुप्रीम कोर्ट खुद तो नहीं कर सकती ना सर, हाँ, तो जाहिर है उनके पीछे भी कोई होंगे। तो ये भी एक इंप्रेशन आ रहा था ना कि जी अब बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन वॉर पाथ, उसको थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश की गई है मेरी नज़र में। अच्छा, मेरी नज़र में मेरा ये सेकेंडली GT रोड वाज फॉर जो है ना उनके वोटर्स के लिए था, और ये अगेन कम जब आप वोटर्स के सामने होते हैं एंड आपकी कैप्टिव ऑडियंस है सपोर्टर्स की, तो आप जाहिर है कि थोड़ा सा यूं बोलते हैं। सेकंड जो बात वो की है कि जी अब आखिरकार सिर्फ मैं तो नहीं हूं ना जी, हाँ, सारा दारो मदार मेरे पे तो नहीं है ना यार। अगर मेरा मतलब मुबशर और वसत के साथ मेरा फटा हो रहा है तो जरूरी तो नहीं है ना कि यार मैंने ही फटा शुरू किया, हो सकता है कि उनकी तरफ से हुआ। तो ये थोड़ा सा डायलिंग इट डाउन मेरी नजर में। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे वसत ने कहा है ना कि इस इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो हम कह सके जो ऑलरेडी, हाँ वही ना, नहीं तुमने तो कहा कि अगर बहस कर ही लूँ मैं कि दो नए बात हो रही है तो बात कर ही लेते हैं। लेकिन जब आप भी ये कह रहे थे कि कोई नई चीज़ नहीं है, तो फिर ये इंटरव्यूज़
जो है ऐसे ही अगर चलेंगे, क्योंकि तकरीरें भी मोर और लेस उनकी जीटी रोड पे एक जैसी ही थी। बस टोन जरा हार्शर हो गई, आज टोन को थोड़ा मॉडरेट बिल्कुल किया जा रहा है ना, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। लेकिन इसमें क्या चल रहा है बैकग्राउंड में वो भी देखना ज़रूरी है ना। अब जिस तरह ये हुदैबिया वाला उन्होंने एकदम वो कर दिया और वापस गेंद सुप्रीम कोर्ट की तरफ उछाल दिए कि जनाब आप लाहौर हाई कोर्ट वो करें, तो बाकी ये चीज़ें अब हिल मेटल कंपनी जिसके लिए कल ये पेश हो रहे हैं, अजीज़िया स्टील मिल जो हिल मेटल कंपनी के तहत ख़रीदी गई, इसमें जो है ना 12 मिलियन दिरहम जो मेन है कि वो कहाँ से आए, तो उसके बारे में सवालात होंगे। कितना दिलचस्प मौजूद है यार, है ना। ये मेरा एक सवाल है। हाँ, ये JIT के वॉल्यूम 10 में क्या है यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज इससे पर्दा उठा दूँ, प्लीज़ पर्दा उठा। अच्छा यार भाई, उसमें करस्पॉन्डेंस है टू वेरियस गवर्नमेंट्स जिनके बारे में कुछ इत्तलात हैं कि वहाँ नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के कारोबार हैं। तो बेसिकली JIT ने खुद अदालत में ये कहा है प्रोटोकॉल के तहत स्टेट टू स्टेट इन्होंने ख़तो किताबत की कि हमें फला दस्तावेज या ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो वो दोस्त ममालिक ने भेज दिया। बिल्कुल। अब वो इसलिए नहीं खोला गया वॉल्यूम 10 अब तक कि जो JIT के सरबराह हैं वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने कहा था कि साहब ऐसा है कि अगर इस वक्त इन्हें खोल दिया गया, अभी मजीद चूँकि तहकीक चल रही है, तो हो सकता है कुछ लोग उन ममालिक पे प्रेशर डालने की कोशिश करें और फिर आगे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर वो रुकावट पैदा हो, तो इसलिए रखें। बेसिकली क्योंकि तहकीकात इनकन्क्लूसिव थी, तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि ये तहकीकात मुकम्मल नहीं है इसलिए इसको ना खोला जाए, वरना नया कट्टा खुल जाएगा। ठीक है, तो वो सारे उसमें बहरहाल हमारे भी एड्स का कट्टा खुलने वाला है, तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की सीनियर और जूनियर क़यादत दोनों इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं और बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से राब्तों की, मगर उसको कतई मुस्तरद कर दिया गया। आज जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे पहले लेकिन सुबह ही ये खबर आ गई कि नैब रावलपिंडी में जो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ एक करप्शन रेफरेंस है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने अपने जो मालूम आमदनी से ज़ायद असासे बनाए हैं और उनकी जो आमदनी है वो उनके मीन से ज़्यादा है। तो इस बारे में इसको फास्ट ट्रैक पे डाल दिया गया है, यानी डे टू डे हियरिंग होगी इस केस की और इस केस का फैसला भी जल्द होगा। तो माइनस अल्ताफ़ माइनस नवाज़ क्या अब माइनस जरदारी होने जा रहा है। इनके वकील ने कहा है कि 15 साल से इसके बारे में कख नैब ने जो है कुछ नहीं पेश किया, लिहाजा इससे पहले कि इसे दीमक खा जाए इसकी फ़ाइलों को, तो आप इसको बरी कर दें। इसकी फाइलें लपेटते आज अभी वकील ने पेश किया है और इस एतमाद की वजह यह है कि ये छठा रेफरेंस है। इससे पहले जो 5 रेफरेंस हैं उसमें वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। पोलो ग्राउंड है, ARY गोल्ड है, SGS को टेक्ना है, अर्सर ट्रैक्टर है, उसमें तो बरी हो चुके हैं। तो अभी आखिरी जो है दुम फंसी हुई है ये है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी हो जाएंगे, इसलिए कि ये वेग सा एक वो सिलसिला लग रहा है कि 15 साल में सर अगर अकामे में फंस सकते हैं नवाज शरीफ, तो फिर मतलब अगर फंसाना होता है तो सर वो तो बकरी चोरी के मुकदमे में खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट सकता है, यही एक अलग मसला। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कुछ नहीं होने वाला। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसी एतमाद से मुज़य्यन होके जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो एतमाद भी ज़ाहिर है झलक रहा है। और जरदारी साहब आपको पता है कि इस मुल्क में अगर 2 लोग जो सौदेबाजी में आखिरी लोग हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में थे आज और एक आसिफ अली जरदारी, बिल्कुल अगर ये सौदा करने पे आ जाएं तो बस गेम आप इनसे जीत नहीं सकते। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं कल के अपने बयान पे वैसे अभी तक कायम हूँ। क्या आप जरदारी को जानते हैं या पीपल्स पार्टी जरदारी को जानती है? जरदारी साहब ने कहा कि हमने माजी में कभी भी नवाज शरीफ की नहीं जमहूरियत की हिमायत की। एक अच्छा खूबसूरत जुमला है और ऐसा ही हुआ है और इस वक्त वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। अहम बात उन्होंने ये की, अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे,
कि इंतखाबात में किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, PTI से भी नहीं। चलें ये बात PTI वाली समझ में आ रही, लेकिन किसी से भी सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ इस बात पे। आज उन्होंने कहा है इंतखाबात हाँ, इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद की बात तो नहीं हुई। चले सही है, आम इंतखाबात में। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ हमसे हिमायत की तवक्को रख रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। ये जरदारी साहब ने नहीं कहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके जवाब में नवाज शरीफ ने पता नहीं किस रॉ में, वो जो BBC का इंटरव्यू था उसमें एक जुमला कह दिया कि ना मैंने PP से पहले कुछ मांगा, ना मैं अब मांग रहा हूँ। ये जो मियाँ साहब की सिलेक्टिव याददाश्त है ना, इसकी मैं दाद देना चाहता हूँ। आपको याद है एतजाज़ अहसन की तकरीर कौमी असम्बली में कि मैं अगर चाहूँ तो अब पूरी अपोजिशन को बाहर ले जा सकता हूँ और तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर सकता हूँ, और चौधरी निसार अली ख़ान को उन्होंने सख्त सुस्त कहा। जी। तो उस वक्त इंतहाई वल्नरेबल नवाज शरीफ वहाँ बैठे हुए थे और वो हाथ पकड़ के चुप यार, बर्दाश्त यार, कुछ नहीं। तो अब मैं वही सीन याद कर रहा था जब नवाज शरीफ ये कह रहा था कि ना मैंने PP से पहले कुछ मांगा, ना अब मांग रहा हूँ। रायवंड में भी एक मुलाकात आपको याद होगी दोनों की। तो ये चीज़ें देखें, अगर हम इन्हें लेके बैठ गए ना तो हर दफ़ा हर रोज़ इस तरह की दिलचस्प चीज़ें अब इलेक्शन तक आती ही रहेंगी। डेफिनेटली। और हम लोग मज़े लेते रहेंगे। यार कुछ चीज़ें आती हैं जो बहुत बुरी तरह से बाउंस भी होती हैं, जैसे कुलसूम नवाज साहिबा। ओह यस। हाँ, आपने इकामे की बात की तो इकामे से मुझे याद आया कि बहुत ही कोई कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हमारे पास, और हमें फख्र होना चाहिए इस बात पर। वो उनका भी कोई इकामा लेके घूम रहे थे और कोई ऐसी बात हो रही थी कि जी इसमें तो गैर मुसलमान लिखा हुआ है, और कल मैं पता नहीं कोई 10 मैंने टिकर और ब्रेकिंग्स देखी हैं कि जी इनके तो कागजात बस आप छोड़ दें, बड़े बड़े नहीं होंगे। तुरम खान शोज में ये कहा गया तो हो गए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स बैठे, तो हो गए वो तो क्या सीन था यार ये। बस अब छोड़ो ना यार, मतलब ऐसे थोड़ी वो ये आपको पता है टीवी की खबर की लाइव घंटा होती है, मतलब ये घंटा वो वाला नहीं है, मतलब वो हाँ ठीक है, समझ आ गई हर तरह से ठीक है ये जुमला। जी बिल्कुल, वजाहत मल्टीपर्पज है। हाँ, तो वो 1 घंटे से ऊपर जो है ना वो हमें नहीं उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये टिकर्स और ये ब्रेकिंग्स जो है ना, अच्छा, ये हज़ारों आज PTI के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन हाजिरी तो लगवानी है ना। तो PTI की जो मजलिस आमला का इजलास हुआ उसमें आरिफ अलवी साहब ने ब्रीफिंग दी कि जी इस इजलास में क्या हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को माली और इंतज़ामी तौर पे ख़ुद मुख्तार बनाने में बिल्कुल सीरियस नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात में सीरियस नहीं है। अभी कल ही वो लत्ते ले रहे थे इलेक्शन कमीशन के कि भाई तो होता कौन है, हमसे पूछने वाला, कहाँ से लिया। और आज वो वकील बन के आ गए और उनको शायद उनके जहन में से निकल गया कि अभी 7 अगस्त को 2-4 दिन पहले जो वज़ीर क़ानून है जाहिद हामिद, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट में पेश किया कि साहब इसे बहस करके मंजूर करें। अब उसमें ज़ाहिर है कि हुकूमती मुसवदा है, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी, कुछ ऐड की जाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तड़ी लगा दी है कि अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे अगर इसे मंजूर करने की कोशिश की गई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, गोया ख़बर दे रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर होना चाहिए और मनपसंद एक्ट नहीं आना चाहिए, ये है फ़लाना। बस कहने को इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आज का दिन खाली ना जाए तो हाज़िरी तो लगवानी थी। तो PTI की हाज़िरी मैंने लगा दी आपके प्रोग्राम में। एक चीज़ रह गई है वो आपसे, आपके वो फेवरेट साबिक़ वज़ीर चौधरी निसार साहब, बस क्या फाइनली 1 मिनट रह गया। तो उन्होंने भी आज उन्होंने भी हाज़िरी लगवा दी, मजलिस आमला के इजलास में नून लीग में। उन्होंने कहा कि जी ये कैसे हुआ, ये खबर कैसे पहले अनाउंस हो गई, इसके सरदार याकूब नासिर जो हैं वो एक्टिंग चेयरमैन होंगे। एक बलूचिस्तान जैसे गरीब सूबे का एक मिस्कीन सेनेटर सरदार याकूब कायम मुकाम सदर, वो भी 7 सितंबर तक बेचारा, उस पर भी चौधरी निसार अली खान ने कहा ए जी अगर पहले ये फैसला हो गया था तो फिर हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। सही ये आई थिंक इसको ये बाल की खाल है। हाँ बहुत ज़्यादा इस पर मेहमान कहेंगे। सरदार याकूब की मिस्कीन कहीं से नहीं है, एक मुझे उनकी बड़ी मज़ेदार कहानी याद है। कोयला किंग है वो, हाँ दुखी है। सेनेट में मेरे ख्याल पिछले साल की बात है कि वहाँ पर एक डिबेट हो रही थी। मेरे ख्याल ताज हैदर साहब ने वहाँ पे बात छेड़ी थी कि जी
पूरा मुल्क मतलब एक अमीर रूलिंग एलीट के कब्जे में है और मतलब बेचारे गरीब कुचले जा रहे हैं। तो वहाँ पर सरदार मोहम्मद याकूब खान नसर ने कहा था तो जी ये तो अल्लाह मियाँ का निज़ाम है जी, अगर सब लोग अमीर हो गए तो खेती बाड़ी और मतलब बूट पॉलिश और ये गाड़ियाँ साफ करने वाले कौन होंगे। तो इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त पर। बहरहाल चले जिक्र हो रहा था, मैंने कहा ये भी जिक्र ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। तो जिस तरह की खबरें उस तरह के भाई हमारे तबसरे हैं, अब हम पे ब्लेम नहीं कीजिएगा आप। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में और किसी की नहीं तो सहाफ़ियों की 24 घंटे ईद ही होती है, और वो इसलिए क्योंकि इतनी खबरें आती हैं कि हमारे पास हमेशा कोई ना कोई मंजन में मतलब कोई ना कोई टॉपिक होता है जिस पर हम बात कर सकते हैं। जब नहीं भी होती तो खबर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जब से ट्रंप सरकार आई है अमेरिका में तो अमेरिकन सहाफ़ियों के साथ भी कुछ ऐसा ही चाली हो गई, ओहो ऐसी वैसी लुट है, क्योंकि हर दिन कोई नई कंट्रोवर्सी होती है, कोई नई ट्वीट आ जाती है जिसके ऊपर फिर ये आधा घंटा पूरा शो निकाल लेते हैं सिर्फ ट्रंप की ट्वीटों पर। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में हमें बहुत फेमिलियर है कि एक तो वहाँ पर राइट विंग और एक्सट्रीमिज़म काफ़ी बढ़ती जा रही है, और इन चीज़ों का ट्रंप के साथ भी एक लिंक है, आपको बताते हैं कैसे। बाकी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर रहा है, करना चाह रहा है। हाँ, आई मीन ये तो मतलब द कॉमेडी गोज ऑन सर, द कॉमेडी गोज ऑन। अब पिछले हफ्ते इनफैक्ट 12 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली हुई अमेरिकन रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लेट्सविल में। अब है तो ये बिल्कुल साउथ में। अच्छा, साउथ की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहाँ पर आजकल एक मुहिम चल रही है अमेरिका में कि जो सदर्न जर्नैल थे जो अमेरिकन सिविल वॉर में जिस साइड ने शिकस्त ली है, तो उनके जो स्टैचूज हैं हर जगह जो लगे हुए हैं इनको हटाओ क्योंकि ये नस्ल परस्ती के सिंबल्स हैं। ठीक है, जो आपके लेफ्टीज हैं, लिबरल्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हटानी चाहिए। सियाह फार्म भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इन लोगों ने हमें यहाँ पे बहुत तशद्दुद किया था, इनकी यहाँ पे इस तरह की निशानियाँ नहीं होनी चाहिए। उसके काउंटर प्रोटेस्ट में शार्लेट्सविल में एक रॉबर्ट ई ली जनरल है सिविल वॉर का बहुत फेमस, उसके स्टैचू को हटाने की कोशिश हो रही थी। तो जो तमाम राइट विंग ग्रुप्स हैं अमेरिका के, वो एक तरह से वो मुत्तहिदा मजलिस अमल बना ली उन्होंने कहा कि इट वाज कॉल्ड द यूनाइट द राइट रैली, और वो वहाँ पहुँच गए शार्लेट्सविल में। अब बड़े मज़ेदार विजुअल्स हैं क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि ये बिल्कुल जीन शर्ट में बिल्कुल साफ सुथरे जा रहे हैं, एक हाथ में मशल है और दूसरे हाथ से सिग हाइल कर रहे हैं। वाह, तो बाकायदा सिग हाइल कर रहे हैं। और ये हाइल हिटलर हाइल सिग हाइल, ठीक है। अगर आपने तो देखी है नाटसियों की जो पुरानी रैलीज होती थी न्यूरमबर्ग में, शानदार है। ये उसकी चाइना कॉपी है एक तरह से, क्योंकि वो जो मसले लिए हैं वो वॉलमार्ट से लिए हैं, जो लोग अक्सर बीच या बारबेक्यूज पे लगाते हैं और अपनी वही गैप की जीन्स में जा रहे हैं। बहरहाल ये हुआ, तो वहाँ पर काउंटर प्रोटेस्टर्स, फिर उन दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई, काफ़ी कल्लों को मारा भी गया लोहे के डंडों के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक बंदे ने जिसका नाम एलेक्स फील्ड्स था, उसने अपनी गाड़ी घुसा दी इनटू द काउंटर प्रोटेस्टर्स जो नाज़ीज़ के खिलाफ वहाँ पर खड़े हुए थे, और एक लड़की हेदर हेयर जहाँ भागती हुई। अब जब ये हो रहा था तो ट्रंप ने कोई ट्वीट नहीं की, वो किसी और चीज़ पे ट्वीट कर रहा था। एक दो दिन गुजर गए और फिर एक बड़ी फेमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं कि जी बिल्कुल बहुत बुरा हुआ है और ये अमेरिका ऐसा नहीं है, ये हम नहीं है, लेकिन आप सारे एक ग्रुप पर क्यों ब्लेम डाल रहे हैं? आखिरकार दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई है, और बिल्कुल सही बात है, एक ग्रुप पीट रहा था और एक ग्रुप पिट रहा था, और उसके अंदर बराबरी लाने की कोशिश की है। तो जाहिर है एज यूजुअल बड़ी आउटरीच हुई, लोगों ने कहा कि यार ये किस तरह का रेसिस्ट बंदा है। जो राइट विंगर्स और वाइट सुप्रेमेसिस्ट्स हैं वो जाहिर है बड़े खुश हुए थे कि जी ये साड़ा बंदा है, इस हमारी ज़बान बोल रहा है। इनफैक्ट कुछ अमेरिकन जर्नलों ने भी कंडेम किया है, लेकिन वहाँ पर 111 ब्रिगेड नहीं है शायद, तो कुछ उससे बात आगे ही नहीं गई। अच्छा, अब ये ग्रुप्स हैं कौन? मुझे एक मिनट, मुझे मोदी का एक ट्वीट, वो इंटरव्यू याद आ रहा है, जब गुजरात के दंगे हो गए ना, चुप चीफ मिनिस्टर था ये, किसी ने कहा साहब आपको वाकई ये जो मुसलमान मरे हैं अहमदाबाद में, इनका कोई नहीं है, कोई दुख, आखिर आपके वोटर थे, हिंदुस्तानी शहरी। कहने लगे साहब
आप इनकी बात कर रहे हैं, मुझे तो उस वक्त भी इतना दुख होता है जब कोई पिल्ला गाड़ी के नीचे आके मर जाए। तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो इस तरह की ट्रंप ने भी ऐसे किया। दोस्ती भी तो है ना आखिरकार इन दोनों के बीच में। तो राइट विंग ग्रुप का बता रहे थे, राइट विंग ग्रुप्स। अच्छा, अब ये जो है ये पिछले 10 सालों में इट इज द बिगेस्ट राइट विंग गैदरिंग। और क्योंकि पहले ग्रुप्स बहुत होते थे लेकिन वो सेपरेट होते थे, और क्योंकि बेसिकली एक ही टारगेट मार्केट को हिट कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर बड़ी कंपटीशन भी होती थी। इस दफा इंटरनेट पे जो राइट विंगर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वी हैव टू यूनाइट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स थे, कुछ नए ग्रुप्स हैं जैसे कि वैनगार्ड अमेरिका। अब वैनगार्ड अमेरिका बेसिकली इंटरनेट पर ही ज़्यादा फॉर्म हुई है, वहाँ पर इसको गैदर आएंगे। इनकी बिल्कुल 100% नाटसी आइडियोलॉजी है, नारे भी वही हैं। ये रैली में भी थी, उनका नारा था ब्लड एंड सॉइल, खून और धरती, जो नाटसीज का एक्चुअल आयरन एंड ब्लड, ब्लू आयरन, ऑलमोस्ट द सेम एज दैट। इनका ये है, और तकरीबन आइडियोलॉजी उनकी सबकी यही है कि जी सफ़ेद फार्मों की नस्ल खुशी हो रही है। हाँ। ठीक है, हमारे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये काले और ये इमिग्रेंट्स हमारी ख्वातीन से शादियां करते हैं और हमारी नस्ल तबाह हो रही है, माइग्रेशन बंद करो। मतलब लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, बेसिकली वही गेम है। ठीक है, एक तो ये ग्रुप है। ये जो शख्स था जेम्स फील्ड जिसने गाड़ी लगाई है, उसने उसी दिन इसी ग्रुप को ज्वाइन किया था। तो एनीवे, अच्छा, दूसरा ग्रुप जो बहुत ही फेमस है, नाम आपने सबने सुना होगा, कू क्लक्स क्लैन। कदीम ग्रुप है, कदीम ग्रुप है। कम से कम इतनी शराफत करते थे कि वो मास्क पहन लेते थे। हाँ। आजकल मास्क वास्क की कोई जरूरत नहीं है, ताकि जब वो लिंचिंग करें जी या किसी को जिंदा जलाएं तो उसकी बू नथनों में ना आए। यार ये भी है। अच्छा, एक और भी रीजन है, ये जो आपने देखे है ना इनके यूनिफॉर्म, तो ये लगता नहीं है कि जैसे जब बच्चे प्रिटेंड कर रहे होते हैं, चादर लगा देते हैं, कहते हैं मैं रूह हूँ। ये जब कायम हुए थे जी अमेरिकन सिविल वॉर के बाद, तो ये कालों को और नॉर्दर्नर्स को डराने के लिए ये कहते थे कि हम साउथ के सिपाहियों की रूहें हैं और आपको अब आपसे हम इंतकाम लेने आए हैं। एक वक्त पर 1920s में 40 लाख मेंबर्स थे इनके, 4 मिलियन। उसके बाद कम होते गए हैं, लेकिन फिर अब वो डिफरेंट डाइवर्सिफाई हो गए हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं, FBI ये अमेरिका का संघ परिवार है एक तरह से। बेसिकली दिस इज द ओरिजिनल। एक ट्रम्प के वो एडवाइजर जो हैं बैनन साहब, उन्होंने भी, उनका भी कोई बयान में पढ़ रहा था, उनका भी बयान है कि भाई दीज वाइट सुपरमेसिस्ट आर क्लाउन्स। मैं आपको बैनन की एक स्टोरी सुनाऊं जल्दी से। स्टीव बैनन, मतलब ब्रेटबार्ट न्यूज, एक बहुत ही राइट विंग वेबसाइट है, उसके एडिटर रहते थे और बेसिकली मतलब मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कानों के साथ भी खुदा इश्क नहीं है। उसका एक इंटरव्यू आया था किताब में, किसी ने उससे पूछा कि यार आप ये मुसलमानों से कितनी क्यों नफरत करते हैं? उसने कहा कि क्योंकि वो हमारे से नफरत करते हैं, वो हमें तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? तो उसने एक कहानी बताई कि जी ये होते थे नेवी में। ठीक है, उसने कहा कि 1979 में ना मैं गया कराची। अच्छा। ठीक है, और उसने कहा कि वहाँ पर हम गए तो पहले तो ब्रिटिश ऑफिसर आए, क्योंकि उस वक्त कराची ब्रिटिश के कंट्रोल में था 1979 में। ठीक है, हाँ, और वहाँ पर मैंने लोगों के हजूम देखी, नंगे भूखे, गुस्सा मुंह पर, मुझे नफरत की आंखों से, नफरत की नज़रों से मुझे देख रहे हैं। और मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा कि यार दीज पीपल विल बी अ प्रॉब्लम। फिर कोई है वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटिव बदतमीज किस्म का जर्नलिस्ट, उसने इंटरव्यू किया। उसने कहा पहले तो उसने सोचा कि यार 1979 में कराची पर अंग्रेजों का तो कब्जा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो उसने पूरी लिस्ट निकाली कि इसकी किश्ती कहाँ गई थी। असल में वो गई थी हांगकॉन्ग। हाँ, अच्छा। और वहां पर, और ये तो मतलब सीपैक का जमाना भी नहीं है ना, आजकल तो आपको काफी चाइनीज नजर आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त पता नहीं इन लोगों ने क्या किया। बहरहाल बैक टू द राइट विंग ग्रुप्स। और स्टीव बैनन जो है वो एडवाइजर है, वो ब्रेन है ट्रम्प का, उसकी मालूमात का और उसका एक्यूमेन का ये। तो आप देख सकते हैं कि लेवल क्या है। अच्छा, एक और ग्रुप है आइडेंटिटी यूरोपा। अब ये थोड़े से आप समझ लें कि इंटरनेशनल वाइट सुपरमेसिस्ट। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं कि जी यूरोप में भी हमने अपना होल्ड रखना है और अमेरिका को भी हमने वहीं करना है। एंडर्स ब्रीवेक वगैरह वगैरह, ये तकरीबन इस कैटेगरी में आते हैं। और फिर लास्ट जो ग्रुप इसमें जिसने शिरकत ली थी, दैट इज द एक्चुअल नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट। मतलब बाकायदा जो अमेरिकन नाटसी पार्टी है, उन्होंने भी इसमें शिरकत ली है। अक्सरियत जो इन लोगों की है, अब वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होते, इनको बेसिकली ऑल्ट राइट कहा जाता है। और बिल्कुल जैसे देश रेडिकलाइज करता है ना इंटरनेट पर,
इनकी भी सारी रेडिकलाइजेशन इंटरनेट पर ही होती है। 1999 से लेके अब तक टोटल जो हेट ग्रुप्स हैं, अब उसके अंदर एंटी ब्लैक ग्रुप्स भी आते हैं, एंटी जूइश ग्रुप्स भी आते हैं, एंटी मुस्लिम ग्रुप्स भी आते हैं, डबल से ट्रिपल हुई है। अच्छा, द नंबर ऑफ ग्रुप्स सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एंटी मुस्लिम ग्रुप्स में। अब क्योंकि अमेरिका में बड़ी अजीब और गरीब किस्म के कवानीन हैं, यू कैन एक्चुअली हैव एन आर्म्ड मिलिशिया और आप बाकायदा उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, तो वो भी हैं। और अगर आप इस मार्च की फुटेज देखें तो ब्राइट विंग मार्च के बाद कुछ मिलिशिया मेंबर्स भी आके वहाँ पे खड़े हो गए अपनी बंदूकों के साथ, और जो लोकल जूइश सिनेगॉग है, गिरजा, उसको घेर लिया। तो वहाँ के जो लोकल जूज हैं वो भी फिर कहने लगे कि जी आखिरकार जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वो आखिरकार इन लोगों की नज़र हमारे पर भी आनी है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक साबिक लेबर सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, ओके, यूज्ड टू बी इन द गवर्नमेंट, उसने तो खुल के कह दिया कि यार ये ट्रंप को अब लग रहा है कि मैं इम्पीच होने वाला हूँ, तो मैं एक सिविल वॉर क्यों ना शुरू कर दूँ, ठीक है। और आखिरकार ये लोग इसके बेस सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तो इसको कंडेम नहीं किया। जहाँ तक सिविल वॉर की बात है तो इन ग्रुप्स की एक ये भी आइडियोलॉजी है कि एक रेशियल होली वॉर होनी चाहिए, और जब तक हम आकर ज़मीन पर ये कालों और इन सबको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। यार कितनी सिमिलरिटीज, जब तुम बात कर रहे थे तो मेरे जहन में घुमा, मसलन जब मोदी जी बरसर इक़्तिदार आए तो उस वक्त आरएसएस की पूरे मुल्क में थी 5 लाख शाखाएं, ब्रांचेस, इस वक्त हैं 2 मिलियन। देख लो इतनी तेज़ी से घूमा। अच्छा, इनका भी यही है कि अगर हमारा जो इकोनॉमिक पैकेज का प्रोग्राम वो नहीं चलता और इलेक्शन सर पे आ जाते हैं और हमें ये लगता है कि हम लूज़ कर सकते हैं, अब तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि लूज़ करेंगे, लेकिन इनका जो प्लान बी था वो ये था कि 3 साल हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक प्लान चलता है या नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो फिर हम उसी पे आ जाएंगे कि लोगों को मज़हब के नाम पे तकसीम, नस्ल के नाम पे। आप देखें कि यूपी के इलेक्शन से पहले मुजफ्फरनगर, आप बिल्कुल, इसके अलावा वो है ना कि अपने घोड़े जो है वो ताज़ा रखो और हर वक्त जो है वॉर फुटिंग पे रहो, तो उसके लिए कभी काउ लिंचिंग और कभी ये, ताकि ये चीज़ें जो हैं गर्म रहें, बल्कि ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स हो रही हैं। आप ये भी देखें कि अभी यूपी में ही गोरखपुर में मेरे ख्याल तकरीबन कोई 100 बच्चे एक अस्पताल में ओवर द पीरियड ऑफ अ मंथ मरे हैं। जो प्रो बीजेपी टीवी चैनल्स हैं, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, वहाँ पर क्या डिस्कशन हो रही है? लव जिहाद। डिस्ट्रैक्ट करो ना, डिस्ट्रैक्ट करो, और हम भी मास्टर हैं इसके, और अच्छा हुआ कि ये भी सीखते हैं। लेकिन मसला है कि वहाँ तो चीज़ें फैल रही हैं, यहाँ जो ऐसे अनासिर हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अवाम में उस तरह से उनकी जड़ें नहीं बन पा रही, तो इसलिए वो ओपन टेररिज्म के सहारे, इसलिए कि हम लोगों ने शायद बहुत भुगत लिया है पिछले 15 सालों में इस सारी एक्सट्रीमिज्म को। ये हमारा माशरा शायद उससे बाहर निकलने की उन्होंने एक्सट्रीमिज्म के जो है केजी में और नर्सरी में दाखिला ले लिया है। अब वो ग्रेजुएट करेंगे, अभी तो पीएचडी ग्रेजुएशन करेंगे। वक्फा ले लीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे, लेकिन ज़रा हट के। वेलकम बैक। चंद हफ्ते पहले इसी ज़रा हटके में हमने तस्करा किया था कि भारत मार्च से 360 फीट ऊंचा पोल वाघा अटारी सेक्टर पे तिरंगा लहराने के लिए उन्होंने बनाया था, और 3 बार उन्होंने झंडा ऊंचा किया, तीनों बार फट गया। तो अप्रैल के बाद से उन्होंने झंडा लगाना जो है वो तर्क कर दिया। अब कोई नई टेक्नोलॉजी तलाश कर रहे हैं जिससे झंडा ना फटे। इस दौरान जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कहा कि अच्छा 360 फुट का इन्होंने पोल बना लिया, उस पर तिरंगा लहरा रहे हैं, ऐसी की तैसी हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो 14 अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाघा पे 400 फुट ऊंचे पोल पे पाकिस्तानी झंडा लहराया, बहुत ही लंबा चौड़ा। ज़ाहिर है कि सब ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया, हम भी बहुत खुश हुए, लेकिन भारतीय जो मीडिया थे उन्होंने ख़ासा खराज तहसीन पेश किया। ज़रा अपने स्टाइल में इस झंडे को, इस पाकिस्तानी झंडे को कैसे, उसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं।
खबर दरअसल पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर साउथ एशिया का सबसे बड़ा झंडा फहराया है। ये झंडा 120 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसे 400 मीटर ऊंचे पोल पर फहराया गया, लेकिन बॉर्डर पर इतना ऊंचा झंडा लगाने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि यह फ्लैग पोल नहीं है, बल्कि कैमरों से लैस वॉच टावर है। इसका मकसद भारतीय बॉर्डर के अंदर नजर रखना है, निगरानी रखने के मकसद से, जासूसी करने के मकसद से इस पोल को यहां पर लगाया गया है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन है। जो ट्रीटी है उसका सरेआम ये उल्लंघन करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये झंडा और पोल पाकिस्तान में ही बनाया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारत ने बॉर्डर पर लगाए इस झंडे पर ऐतराज जता दिया है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बॉर्डर पर पाकिस्तान का जासूस फ्लैग। जासूस फ्लैग इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दरअसल उसने ये सबसे ऊंचा फ्लैग पोल यहां पर लगाया है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये फ्लैग पोल नहीं है, ये सिर्फ महज एक झंडा नहीं है, बल्कि कैमरों से लैस एक वॉच टावर की तरह इसे बनाया गया है। तो पहले इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, कि ये इंडियन लोग जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे रखे, हम पे नजर रखी जा रही है। तो अभी ये खुद लगा रहे हैं, तो हमको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके अगेंस्ट कि ये भी लगा सकते हैं अभी, क्योंकि इनका फ्लैग हमसे कम से कम भी 50 फीट ऊंचा है, तो हो सकता है इन्होंने भी कैमरे यूज किए हों। हमारी सिक्योरिटी को रीजन वो है, हमारे यहाँ तक अमृतसर तक का विजन क्लियर हो रहा है उनसे, जो कि हमारे लिए वो है, वो लगाएं, अपने पीछे ले जाएं, कहीं भी लगाएं, लेकिन यह उनको करना है तो हमसे सहमति बना के हमारे इक्वल करें, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो हमारा तो यही कहना मोदी सरकार से और माननीय सुषमा स्वराज जी से कि वो एम्बेसी के सामने और उनकी सरकार के सामने इसका विरोध। चुप अगर किसी ने कोई तबसरा करने की कोशिश की। हिंदुस्तानी रियासत महाराष्ट्र के जो स्कूल हैं वहाँ वंदे मातरम लाजमी करार दे दिया गया है। यूपी में एक सर्कुलर जारी हुआ 15 अगस्त को यौम आज़ादी से पहले कि तमाम तालीमी इदारे बिलखुसूस मदारिस वहाँ वंदे मातरम जो है वो गाया जाए और उसकी वीडियो जो है सरकार को भेजी जाए। मुसलमान कहते हैं कि वो इसमें चूँकि ज़मीन का जिक्र है, ज़मीन को सजदा करने का, तो हम अक़ीदे के हिसाब से ज़मीन के सजदे पे को नहीं गा सकते, लेकिन बाज़ उलमा ने फतवा दिया कि जो शुरू की 4 लाइनें हैं वंदे मातरम की वो आप गा सकते हैं। बीजेपी के हामी कहते हैं कि ये जी हुब्बुल वतनी और गद्दारी का फ़र्क है अगर आप वंदे मातरम नहीं गाते। तो इंडिया टुडे जो टीवी है उसके प्रोग्राम में एक एंकर ने एक मौलाना साहब को बुलाया, एक बीजेपी के रुकन असम्बली थे साक्षी महाराज और यूपी के वज़ीर अक़लियत सरदार बलदेव सिंह औलख को। क्या डिस्कशन हुई वंदे मातरम पे, ज़रा सुनिएगा। ये जो वंदे मातरम है, मैं फिर कहना चाहूँगा, ये वंदे मातरम और राष्ट्र गान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन, ये राष्ट्र की आत्मा है। जिन्हें नहीं आता है दुर्भाग्य, और किसी को नहीं आता तो ये नहीं आता है, उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, एक अच्छा प्रयास है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन किसी पर जबरदस्ती थोपने की बात तो है ही नहीं। यही बात है। I think that's where I want to end. राज्यसभा नहीं, because the BMC in Maharashtra is trying to make this compulsory. औलख साहब, आपको शर्मिंदा करने का मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद यह है कि जो दोहरापन है कि एक तरफ आप डिमांड करो कि एवरीबडी मस्ट सिंग द वंदे मातरम, आपको रिक्वेस्ट की जाए सर आप 4 लाइन गा के दिखा दो तो आपको नहीं आता वंदे मातरम, देन यू आर मेकिंग ऑल मैनर ऑफ एक्सक्यूजेस। दिस इज नॉट राइट। दिस इज, मैं आपको फोन करूंगा अभी, मैं आपको भी थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ, आप फोन पे गा के सुना देना, टीवी पे तो नहीं सुना पाया। मेरी बात, आई कॉल यू जस्ट नाउ, मैं गा दूंगा, आई कॉल यू। अरे बात तो सुनो सर, 2 लाइन तो अभी गा दीजिए, चल छोड़ जाते जाते 2 लाइन गा दीजिए। बहस में इनसे सर्टिफिकेट, अरे उनको छोड़िए ना, अरे आप दर्शकों को देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मंत्री यूपी का गा नहीं पा रहा वंदे मातरम, वही मंत्री जो इंसिस्ट कर रहा है कि बाकी गाएं। अब मौलाना साहब को छोड़ दिए किनारे, आप अपना कान बंद कर लीजिए। मौलाना साहब आप अपने कान बंद कर लीजिए, आप उसको याद करते हैं। पूरा सुना देता हूँ, अच्छा हिंदुस्तान। नहीं, वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब को नहीं सुनाना मैंने। आपको प्यार नहीं है, आप अपने कान बंद कर लीजिए। औलख साहब अब उनके कान बंद हो गए, अब आप गा दीजिए, बंद कीजिए ना सर अपने कान। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, अब गा के सुना दीजिए आप। उन्होंने अपने कान बंद कर लिया औलख साहब, अब गा दीजिए, आप गा दीजिए 4 लाइन।
प्लीज आप कहने दीजिए। नहीं प्लीज सर, 4 लाइन्स अब सारा गा देंगे। चलिए मैं आपको फोन करता हूं। मगर हम इस बहस में बैठे, इनसे सर्टिफिकेट नहीं आपका भी सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए सर, आपका भी सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। एंड दैट्स द लिमिटेड पॉइंट आई विश टू मेक। यू नो, दिस इज just hypocrisy of the highest order. You are insisting, putting out circulars, making it compulsory for others to sing the Vande Mataram. Somebody says, can you sing 4 lines of the Vande Mataram? And you can't. This is just hypocrisy of the highest order. तो ये गाना बजाना, इसमें तबसरे की जरूरत है क्या? नहीं, तबसरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल, लेकिन वो झंडे पे एक तबसरा इसका रह गया था, वो कर दो। मैं कह रहा था कि यार देखो, कबूतर भेजो उससे मसला, झंडा लगाओ उससे मसला, मतलब किसी हाल में तो खुश हो। लेकिन है तो मसालेदार ना। बिल्कुल, मीडिया होता ही मसालेदार है, नो डाउट। लेकिन जासूस फ्लैग की जगह जासूस झंडा बोल देते ना, उसमें थोड़ी ये मसाला हम लोग क्यों नहीं कर सकते सर? मुझे पता। वैसे हम लोग ये मसाला करते हैं, हमें एहसास नहीं है। इजाजत ले लेते हैं फिलहाल, कल देखेंगे फिर। तो कॉलर्स डे है सर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।